नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया के साथ ही जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं, उनके खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। कई संगठन है, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, रंग दे बसंती है। तो आज हमसे जुड़े हैं रंग दे बसंती के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रवर्धन राठौड़ जी। इंद्रवर्धन राठौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। इंद्रवर्धन जी, अभी देखने में आ रहा है कि निश्चित रूप से सहारा इंडिया के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन जो संगठन है उनमें लगातार फूट देखी जा रही है, विशेष रूप से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में। अभी जो है अनिल सिंह एडवोकेट जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने उनका निष्कासन हुआ है। राजन सिंह सूर्यवंशी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनका निष्कासन हुआ है और बगावत कर दी एक तरह से उन लोगों ने। तो यदि ऐसे ही फूट पड़ती रही, ऐसी ही बगावत होती रही, तो कैसे जीती जाएगी ये लड़ाई? सहारा इंडिया द्वारा निवेशकों के साथ हो रही धोखाधड़ी के चलते देश भर में आज अलग अलग संगठन बनाकर लोग निवेशकों और कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले देश भर में अगर कोई संगठन बना था तो वो था रंग दे बसंती। पिछले 10 साल से रंग दे बसंती नाम का ग्रुप बनाकर सबसे पहले सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ने की शुरुआत की थी तो वो गुजरात से इंद्रवर्धन राठौड़ और मेरे कुछ सहयोगी संजय परमार हुए या संतोष कुमार सिंह हुए। ऐसे बहुत सारे साथियों ने मिलकर सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये वो दौर था जब सुब्रत रॉय सहारा इंडिया की सहारा क्यूसॉप योजना लाए थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था 2012 में। 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा था और लास्ट में आया था 4 मार्च 2014, जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया था। उस समय कोई संगठन सहारा इंडिया के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था, उनकी धोखाधड़ी के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था। तब रंगदे बसंती गुजरात ने सबसे पहले ये आगाही की थी कि आने वाले दिनों में निवेशकों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है और नॉट ओनली निवेशक लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा होने वाला है। आज वो सारी बातें आपके सामने हैं। रही बात आपने जो सवाल किया है, वो जो संगठन से अभी अनिल सिंह एडवोकेट उनको निष्कासन किया गया है, तो मैंने उनका एक ऑडियो सुना है जिसमें उन्होंने संगठन के एक अभय देव शुक्ला के खिलाफ कुछ बातें कही है। और जहां तक मुझे ये जो संगठन का जो मामला है, तो मुझे लग रहा है कि ये अनिल सिंह साहब की बातें कुछ बातें सही है, क्योंकि जब आप संगठन चला रहे होते हैं तब आपकी खुद की निजी इच्छाएं क्या है वो मायने नहीं रखती है, लेकिन संगठन से जुड़े लोगों की भावनाएं क्या है उनसे विचार विमर्श करके ही आगे की रणनीति बनाई जानी चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। लेकिन देखने में ये आया है कि अभय देव शुक्ला जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ खुद के निर्णय लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं और तब संगठन के बाकी के पदाधिकारियों से कोई विचार विमर्श नहीं होता है और इसी तरीके से जो कार्य पद्धति वो कर रहे हैं, जिसके चलते ही बाकी के पदाधिकारी नाराज होते हैं और अनिल सिंह जैसे एडवोकेट जो कानून के जानकार है वो ऐसी बातों से नाराज होते हैं। सही, जाहिर सी बात है। और तब वो कुछ सलाह देते हैं तो उनकी सलाह को दरकिनार कर दिया जाता है। तो यही होता है कि तब संगठन में बगावत होती है। आपको मैं यहाँ पर ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले साल अगस्त 2022 को जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ था, तब देश भर के लोग वहां पर आए थे। उसमें गुजरात से मैं इंद्रवर्धन राठौड़ रंग दे बसंती भी वहां पर गया था। लेकिन 3 दिन के कार्यक्रम में एक बार भी अभय देव शुक्ला ने मुझे याद नहीं किया, न मुझे पास बुलाया, न मेरे से विचार विमर्श किया।
और मैं 3 दिन का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद मैं वापस गुजरात आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से मेरे साथ कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। तो ये बात आती है सामने कि जब आदमी कोई कार्य करता है तो बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श करना जरूरी हो जाता है, लेकिन ऐसा उनके द्वारा नहीं हुआ। जब ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जंतर मंतर पर हो रहा था, उसके पहले ये बात चल रही थी कि वहां पर जो स्टेडियम है रामलीला मैदान, उसको बुक कराने की कुछ बातें हो रही थी और कुछ कलेक्शन की भी बात हो रही थी। तो कलेक्शन कितना हुआ, क्या हुआ, बाद में रामलीला मैदान क्यों वो नहीं हुआ, वो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। ठीक। जब ये कार्यक्रम हुआ तब जंतर मंतर पर जो लोग साथी आए थे, तो वहां पर बिहार के कुछ साथियों से मुझे पता चला कि संगठन ने उनको ये कहा था कि आप अपने साथ कुछ दाल चावल कुछ सामान भी साथ में लेते आइएगा, क्योंकि जो संगठन के स्थल पर जितने लोग आएंगे उनको खाने की व्यवस्था हमारी तरफ से की जाने वाली है। लेकिन 3 दिन के ये जो धरना कार्यक्रम हुआ था, उसमें संगठन की ओर से कहीं पर भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संगठन के द्वारा जिस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन उसमें जो बातें कही जा रही थी वो और जो हो रहा था उसमें बहुत ही अंतर देखने को मिल रहा था। और इसीलिए आज जो हो रहा है कि संगठन में कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, और नाराजगी की वजह से वो अपना आवाज रखते हैं संगठन के सामने, तो उनकी आवाज को दरकिनार किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, और जरूरत पड़ने पर उनका निष्कासन भी किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है। इंद्रवर्धन जी, अनिल सिंह एडवोकेट से अभी 1 या 2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ है, तो उन्होंने दावा किया है कि जो बागी हैं, जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चे से जिन लोगों ने बगावत की है, और कई लोगों के भी नाम लिए, अमन श्रीवास्तव है, जयप्रकाश दुबे है, उसमें आपका नाम भी लिया है, राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी तो है ही है, कि ये लोग मिलके जो है एक दूसरा एक अलग संगठन बना रहे हैं, जिसके बैनर तले सारा इंडिया के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये अनिल सिंह जी के निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक अनिल सिंह जी ने मुझसे इसके बारे में कोई वार्तालाप मेरा नहीं हुआ है। और रही बात और एक संगठन बनाने की, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी और एक संगठन बनाने की जरूरत है। जितने भी संगठन हैं वो अपने हिसाब से अपनी कार्य पद्धति के अनुसार सहारा इंडिया के बेसहारा निवेशक और कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे भी इस तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि देखने को ये आया है कि जब संगठन बनता है और अलग अलग व्यक्ति संगठन से जुड़ते हैं तो उनके विचार अलग होते हैं, और जब विचारों का मेल नहीं होता है तभी वो संगठन में फूटफाट पड़ती है, या संगठन से निष्कासन होता है, अलग होते हैं, दूसरा संगठन बनाते हैं। तो आफ्टर ऑल सभी संगठन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी या मेंबर जो भी है, उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के चलते बेसहारा निवेशक और कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाना, उनका जो पैसा फंसा हुआ है उसका ब्याज सहित भुगतान दिलाना। उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई और नया संगठन बनाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत की आजादी के लिए बहुत सारे अलग अलग संगठन थे। जैसे महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, सुभाष चंद्र बोस जो पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, लेकिन उनके कुछ विचार सही नहीं मिलने के कारण उन्होंने एक आजाद हिंद फौज नाम की एक पूरा फौज बनाया और अपने तरीके से लड़ने के लिए वो आगे आए। तो वही शहीद भगत सिंह हुए या चंद्रशेखर आजाद हुए, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे जो अपने हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो आज वही पैटर्न इतिहास अपने आप को दोहराता है। कोई एक संगठन इस तरह से खिलाफ नहीं लड़ता है, सब अलग अलग संगठन अलग अलग विचारधारा के लोग अपने अपने कार्य पद्धति के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, उनकी पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो एक लक्ष्य है, उनकी जो मंजिल है वो एक ही है
तो सभी लोग अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं और जरूर एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इंद्रवर्धन जी, रंग दे बसंती जो आपका संगठन है, कब गठन हुआ, क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी गई, क्या क्या उपलब्धियां रही और क्या क्या रणनीति आगे की, इसके बारे में बताइए। 2010 में मैंने रंग दे बसंती नाम के ग्रुप की रचना की थी। यह ग्रुप जो एक आमिर खान का पिक्चर आया था रंग दे बसंती, और उसमें जो ये एक्सपायर मुझे किया था ये फिल्म ने, कि अगर सरकार के द्वारा कुछ भ्रष्टाचार होता है तो उसके खिलाफ युवाओं को आगे बढ़कर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये जो मुख्य जो उसका उद्देश्य था उसको लेकर मैंने अपने ग्रुप का नाम रंग दे बसंती बनाया था। सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ जो भी डॉक्यूमेंट थे उसको लेकर मैं यहाँ पर पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, मुख्यमंत्री और उस समय के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को भी लेटर लिख के उनके डॉक्यूमेंट दे के सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी पत्राचार किया था। 2018 में वडोदरा डीसीबी पुलिस स्टेशन में पहली बार सुब्रत रॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। सहारा क्यूसोप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के निवेशकों के साथ हो रही धोखाधड़ी के चलते वडोदरा कलेक्टर को आवेदन पत्र देके डॉक्यूमेंट के साथ जब हम सब लोगों ने उनके सामने ये बातें रखी, तब कलेक्टर ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था कि ये आई शिकायत पर एफआईआर दर्ज किए जाए। तब पहली बार सुब्रत रॉय, सपना रॉय, ओपी श्रीवास्तव सहित 19 सहारा अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। 3 अधिकारी जिसमें एक रीजनल मैनेजर और 2 सेक्टर मैनेजरों की तुरंत गिरफ्तारी हुई थी और उनको करीबन करीबन 50 दिन जेल में रहना पड़ा था क्योंकि उनकी जमानत नहीं हो पाई थी। और सहारा इंडिया ने तुरंत ही 3 करोड़ रुपया कोर्ट में जमा किया था और आज तक वो एफआईआर में 8 करोड़ 46 लाख रुपया कोर्ट में जमा हो चुका है। उसके अलावा बहुत सारे निवेशकों का उन्होंने ब्याज के सहित भुगतान भी किया। उसके बाद हम गए थे गांधीनगर, वहां पर सीआईडी क्राइम के डीजीपी साहब से मुलाकात कर सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी बातें रखी थी। तब 2019 में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर व वडोदरा के सहारा अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। वो एफआईआर के चलते बहुत सारे निवेशकों का भुगतान सहारा इंडिया ने दिया हुआ है। साथ साथ में जीपीआईडी एक्ट लागू हुआ था वो एफआईआर में, जिसके चलते वडोदरा की सहारा की 2 ऑफिसें सील की जा चुकी है और आगे भी ये कार्रवाई चल रही है और निवेशकों की जो भी उनकी धनराशि है ब्याज सहित वापस लौटाई जाएगी। उसके अलावा स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ वडोदरा डीसीबी पुलिस स्टेशन में 23/5/2022 को एक और एफआईआर करवाई है, जिसमें वडोदरा के सहारा के अधिकारियों के खिलाफ नाम दर्ज ये आरोपी के नाम के साथ एफआईआर करवाई है। और लास्ट में ही 22/12/2022 को सहारा क्रेडिट के खिलाफ एक और एफआईआर वडोदरा डीसीबी पुलिस स्टेशन में हमने करवाई है। तो ये जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ वडोदरा की बात है। उसके अलावा रंग दे बसंती ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पर जो ग्रुप बनाया है, उसमें देश भर के कार्यकर्ता और जमाकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझसे मार्गदर्शन मांगने के लिए मुझसे संपर्क करते हैं। और इस तरह से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी बहुत साथियों ने इस तरह से सहारा इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है और बहुत सारे निवेशकों का भुगतान भी हुआ है। तो ये है रंग दे बसंती की आज तक की उपलब्धि और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से रंग दे बसंती ग्रुप निवेशकों और कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ता रहेगा और उनको न्याय जरूर दिलवाएगा। इंद्रवर्धन धन्यवाद। जी, सहारा इंडिया के अलावा क्या और भी और युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की क्या और भी लड़ाइयाँ लड़ता है रंग दे बसंती? रंग दे बसंती ग्रुप जो मैंने बनाया था 2010 में, और मेरी जो लड़ाई है उसको देखते हुए अ, लखनऊ के एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर श्रीमान अमिताभ ठाकुर जी ने, जो एक बहुत बड़ा नाम है, जो भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और उन्होंने हाल ही में
अधिकार सेना नाम का एक पार्टी का गठन किया है और मेरी कार्यवाही को देखते हुए मुझे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हुई है। तो इस तरह से रंग दे बसंती ग्रुप और साथ साथ में अधिकार सेना के बैनर के तले हम नॉट ओनली सिर्फ सहारा इंडिया के निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ साथ में देश भर में जो भी करंट जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या भर्ती घोटाला हो या स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो, उसको लेकर भी हम आवाज उठाते हैं, उनकी भी लड़ाई हम लड़ते हैं। जरूरत पड़ने पर कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हैं या राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हैं और इस तरह से देश भर में आज के जो करंट मुद्दे हैं उसको भी लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इंद्रवर्धन जी, जैसे आप अपने ही बोला कि अधिकार सेना राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हैं, राजन सिंह सूर्यवंशी उनकी अपनी पार्टी है, भारतीय अपना समाज पार्टी, और जैसे अभी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में भी जो बातें उभर के आ रही हैं, वहाँ भी कुछ लोगों की राजनीतिक जो है वो इच्छा जाग रही है। तो कोई कहीं ऐसा तो नहीं होगा सारा इंडिया के साथ जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, इसका कहीं राजनीतिकरण हो जाए? आ चूंकि मैं किसी दूसरे के लिए तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कह सकता हूँ कि सहारा इंडिया का जो मुद्दा है वो मेरे लिए राजनीति की ओर बढ़ने वाला कदम नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सहारा इंडिया में 95 से लेकर 2010 तक इसमें काम कर चुका हूं। इसलिए मुझे सहारा इंडिया की कार्य पद्धति पूरी तरह से पता है और इसीलिए मैंने रंग दे बसंती ग्रुप बनाकर सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया था। तब मेरे दिमाग में कहीं पर भी ये राजनीतिक मुद्दा लेकर आगे बढ़ने का कोई ख्याल नहीं था और नहीं आज मेरे लिए ये राजनीतिक मुद्दा है। ये करोड़ों निवेशकर्ताओं और लाखों कार्यकर्ताओं के जीवन का ये मुद्दा है, उसमें कहीं पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इंद्रवर्धन जी लेकिन आप। साथ साथ लेकिन साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि माननीय अमिताभ ठाकुर जी साहब जो लखनऊ में जिस तरह से उनकी कार्य पद्धति रही है उससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ और जब उन्होंने मेरे सामने ये बातें रखी तो मैं उनको मना नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी एक इच्छा यही है कि भाई समाज में जिस तरह से बुराई है उसको लेके कहीं ना कहीं किसी को तो आगे आना ही चाहिए, तो वो मैं क्यों नहीं। और इसी तरह से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और ये अधिकार सेना में मैं आगे काम कर रहा हूँ। लेकिन ये कहीं पर भी सहारा इंडिया और पॉलिटिकल पार्टी ये दोनों मेरे लिए अलग मुद्दे हैं। इंद्रवर्धन जी, आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं सहारा से और बड़ा करीब से आपने सहारा की गतिविधियों को, सुब्रत राय के क्रियाकलापों को देखा है। इस समय जब जैसे सेबी का जो रवैया है, सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, केंद्र सरकार का रवैया है, और सुब्रत राय का ने स्पष्ट बोल दिया कि भाई सेबी से पैसा मिलेगा तो हम भुगतान करेंगे, और सेबी से पैसा मिलने की कोई कहीं से दूर दूर तक उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो रियल एस्टेट कॉरपोरेशन का पैसा है, वो हाउसिंग जो है फाइनेंस कॉरपोरेशन का पैसा है। तो इन परिस्थितियों में जैसे ये भी माना जा रहा है कि सारा की प्रॉपर्टी यदि नीलाम होती भी है तो पहले सेबी का जो पैसा है उसका भुगतान होगा, और वो संपत्ति का तो इन परिस्थितियों में सहारा से निवेशकों को पैसा कैसे मिलेगा, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप समझाइए। क्योंकि सहारा इंडिया का जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चला है, सेबी के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, सुब्रत रॉय और उनका सहारा का मैनेजमेंट जिस तरह से बातें करता है, तो ये निवेशकों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि भाई सेबी से पैसा आएगा उससे आपका भुगतान हो जाएगा। लेकिन 31 अगस्त 2012 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आई हुई एप्लीकेशन का सेबी सत्यापन करेगी और सत्यापन के बाद निवेशकों का पैसा 15% ब्याज के साथ उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। अगर सेबी को लगता है कि भाई ये जो एप्लीकेशन है उसमें कहीं पर भी कुछ भी आगे पीछे होता है तो वो एप्लीकेशन को नकार सकता है। और जो एप्लीकेशन अभी तक नहीं आई है तो जो पैसा पड़ा है वो पैसा एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा हो जाएगा। इसमें से एक भी रुपया सहारा इंडिया ग्रुप को वापस नहीं मिलने वाला है। तब निवेशकर्ता और कार्यकर्ताओं को अपना भुगतान सहारा इंडिया से वापस लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा।
420, 406, 409, 120 बी के तहत पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। वहां के लोकल सहारा के ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर और पदाधिकारी के चलते लखनऊ में बैठे जो भी सहारा ग्रुप के जो डायरेक्टर है, चाहे वो सोसाइटियों के हो या कंपनी के हो, वो और साथ साथ में सहारा इंडिया जो एक पार्टनरशिप फर्म है और उनके जो पार्टनर है सुब्रत रॉय, सपना रॉय, ओपी श्रीवास्तव और जेबी रॉय, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी, गिरफ्तारी करवानी पड़ेगी। और जब इस तरह का माहौल बनेगा तभी सहारा ग्रुप से पेमेंट मिल सकता है। उसके लिए देर आए दुरुस्त आए, अभी तक न किया हो तो आज से ही आप आपके भुगतान के लिए कानूनी कार्रवाई करवाइए, तभी आपका भुगतान मिल सकता है। अन्यथा जिस तरह से आज जो चल रहा है तो दिसंबर 2023 तक ये सहारा ग्रुप बहुत बड़ी मुसीबत में आएगा, तब आपका भुगतान मिलना मुश्किल हो जाएगा। इंद्रवर्धन जी, ये जो आप बता रहे पैसा, ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? ये थोड़ा, जो पैसा सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो या सारा इंडिया हो, वो पैसा जो लाखों करोड़ रुपया बताया जा रहा है निवेशकों की देनदारी है सारा इंडिया पर, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? ये थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। जहां तक मैंने जो बताया कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो आज भी बहुत सारा पैसा सहारा इंडिया ग्रुप के पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो पेमेंट करना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी का पेमेंट कर दिया तो उसी रास्ते पर दूसरे निवेशक चलना शुरू कर देंगे और वो भी भुगतान की मांग करेंगे और उनका पेमेंट देना पड़ेगा। इसीलिए वो पेमेंट करना नहीं चाहता है। आज भी उनकी देश भर में ऑफिसें खोल के वो बैठे हुए हैं और निवेशकों को गलत झूठी जानकारी देकर उनका जो मैच्योर अमाउंट है वो अन्य योजनाओं में ट्रांसफर करवा रहे हैं, और जो निवेशक ऐसा नहीं करता है उसको धक्का खिलाया जा रहा है। लेकिन जो निवेशक समझदार है वो कानूनी के तौर पर कार्रवाई करवाता है, तब उसका भुगतान हो जाता है। साथ साथ में राज्य सरकारों का एक निवेशकों के हित के लिए एक कानून बनाया गया है। जैसे गुजरात की बात करूं तो जीपीआईडी एक्ट है, अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो एमपीआईडी एक्ट है। तो राज्य सरकार का भी खुद का एक कानून है, जिसमें जो एफआईआर होती है उसमें वो कानून की कलम भी लगाई जाती है, धाराएं लगाई जाती है। तब अगर सहारा इंडिया निवेशकों का भुगतान नहीं देती है तो सरकार या पुलिस अधिकारी एफआईआर में दर्ज आरोपियों की संपत्ति सीज करके उसकी नीलामी करके भी निवेशकों के भुगतान कर सकती है, ऐसा प्रावधान है। तो जो निवेशक इस तरह से कार्रवाई करेगा उसका भुगतान मिलना संभव है। लेकिन जो निवेशक आज भी घर बैठे सिर्फ और सिर्फ उनके जो एजेंट या ब्रांच मैनेजर की बातों पर घर बैठे हुए हैं, उनका भुगतान मिलना अब मुश्किल है। और जिस दिन ये सारा मामला केंद्र सरकार के हाथों में चला गया और केंद्र सरकार ने सहारा इंडिया ग्रुप को सील कर दिया, उनकी असट सील कर दी, तब मुझे नहीं लगता है कि निवेशकों का भुगतान हो पाएगा। इसलिए आज ही जल्द से जल्द कार्रवाई करके अपना भुगतान पाइए। धन्यवाद। इंद्रवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फाइट फॉर राइट के इस लाग ना लपेट कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। आपका भी खूब खूब धन्यवाद।